में शाम के समय अधीक्षा बंगलो के गार्डन में टहल रही थी। उसे गार्डन में घूमना बहुत अच्छा लगता था। गार्डन में लगे सुंदर फूलों को देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। बीस्ट हेवन का सबसे बड़ा गेट खोला और उसमें से एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और बंगलो के आगे आकर रुकी। अधीक्षा ने गाड़ी की आवाज सुनी थी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फूलों को निहारने लगी। गाड़ी में से अभिनव बाहर निकल आया। वो गाड़ी के डोर को जैसे ही बंद करने के लिए मुड़ा, उसे गार्डन में अधीक्षा दिखाई दी। अभिनव की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने तेजी से डोर को लॉक किया और गार्डन में उसकी तरफ तेजी से चला गया। वो इस बार अपने हाथ से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अभिनव ठीक अधीक्षा के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगा। अधीक्षा को अजीब सा महसूस होने लगा। वो अभिनव को पहचान गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया था और तेजी से वहां से जाने लगी। तभी अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। अधीक्षा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे डर लग रहा था। तभी अभिनव ने उसे अपनी तरफ घुमा दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। अधीक्षा ने अपनी नजरें झुका ली और घबराने लगी। उसे देखकर अभिनव परेशान होकर बोला, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो ये बेरुखी मेरी तरफ की जा रही है पिछले 6 महीने से? अधीक्षा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी अभिनव ने उसकी बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने साथ एक झाड़ी के पीछे ले गया और बोला, अधीक्षा बस करो यार, आज साफ साफ बता दो क्या बात है। मैं पिछले 1 साल से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ पर तुम सुनने को तैयार नहीं हो और ना खुद कुछ बोलती हो। जब भी सामने आता हूँ भाग जाती हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? कुछ है भी या नहीं? क्योंकि जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो बेहद खास है, जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। मैं परेशान हो रहा हूँ यार, दम घुट रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ बोलोगी भी या मैं वापस लंदन चला जाऊँ, फिर कभी लौट कर ही ना आऊँ। अभिनव ने इतना कहकर उसका हाथ छोड़ दिया तो अधीक्षा घबराने लगी और बोली, नहीं नहीं, आप लंदन वापस नहीं जाएंगे, सुना आपने? बिल्कुल भी नहीं। अभिनव बोला, क्यों ना जाऊं? एंजल के अलावा कौन है यहाँ मेरा? बोलो। अधीक्षा ने कहा, सब लोग तो हैं, पूरा राजपूत परिवार आपके साथ है, आपकी फिक्र करता है, बस एक भैया से आपकी नहीं बनती तो वो भी एकदम सब ठीक हो जाएगा। अभिनव बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है। इस बार मैं तुम्हारे लिए इंडिया वापस आया हूँ और अब मैं अपने दिल की बात को और दबा नहीं सकता। आज तुम्हें सुनना पड़ेगा। अधीक्षा ने कहा, नहीं प्लीज मुझे नहीं सुनना, आप समझने की कोशिश करिए अभिनव। अभिनव बोला, तुम्हें किस बात का डर है? उस अधीर का या मिस्टर राजपूत का? अधीक्षा ने कहा, आप नहीं समझ सकते, कुछ भी ठीक नहीं है। आपने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अभिनव ने बोला, तुम एक कदम की बात कर रही हो? मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारी तरफ बढ़ने वाला हूँ, तैयार रहना तुम। इतना कहकर अभिनव वहां से जाने लगा तो अधीक्षा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ाकर बोली, जो आपके दिल में है उसे मैं अच्छे से जानती हूँ पर वो बात मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और सारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, खासकर आपके और अधीर भैया के। अभिनव बोला, मेरे और अधीर के बीच खराब होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो उसकी फिक्र मुझे नहीं है। मुझे बस तुम चाहिए हो उम्र भर के लिए और जल्द ही तुम्हें भी अपने दिल की बात मुझसे कहनी ही होगी। अभिनव ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही अधीक्षा की आंखों से पानी बहने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया और बोली, आपको कैसे बताऊं कितना प्यार करती हूँ आपसे, कितनी फिक्र है मुझे आपकी, पर क्या करूं? हमारा रिश्ता ऐसे भावर में आकर फंसा हुआ है कि ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं। मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर मैं क्या करूं? भैया और पापा कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सिंह ग्रुप एंड कंपनी का मेन गेट खुला तो उसके अंदर एक साथ कई गाड़ियां लाइन से घुसी और उस आलीशान बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुक गई। उनमें से गार्ड्स बाहर निकले और सर झुकाकर खड़े हो गए। एक गार्ड ने सबसे आगे वाली गाड़ी का गेट खोला तो उसमें से अधीर अपने डेविल लुक के साथ बिना किसी भाव के बाहर आया और बिना रुके तेजी से बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स चलने लगे। वो किसी राजा की तरह चल रहा था। उसके अंदर आते ही वहां काम कर रहे सभी कर्मचारियों ने सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। अधीर बिना किसी की तरफ देखे अक्ष के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। कैबिन के बाहर आकर वो खड़ा हो गया और उसे स्कैन करके गेट अपने आप खुल गया। डोर सिर्फ अक्ष और अधीर के बॉडी को पहचानता था और उन दोनों को ही बिना परमिशन के अंदर आने की छूट थी। अधीर कैबिन के अंदर आया जहां अक्ष कांच की बड़ी सी दीवार के पास खड़ा होकर पूरे चेन्नई शहर को देख रहा था। अधीर के आते ही अक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोला, माइकल कैसा है? अधीर अक्ष के बगल में जाकर खड़ा हो गया और पूरे शहर को देखते हुए जुनून से बोला, जब से हमारी तलाश खत्म हुई है माइकल हद से ज्यादा बेकाबू हो गया है। अब उसे अपनी राजा की रानी से जल्द मिलना है। अक्ष ने अधीर की तरफ देखा और अपने माफिया अंदाज में बोला, कौन है वो? अधीर बोला, बेहद खूबसूरत, इस दुनिया से परे है उसकी खूबसूरती। नाम है सनम तनेजा, करण तनेजा की इकलौती औलाद। अधीर के जुनून को देखकर अक्ष के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसे अपना वक्त याद आ गया था जब उसके ऊपर भी कुछ इसी तरह निधि का नशा चढ़ा था। उसके लिए कैसे वो पागल हो गया था। उसको पाने के लिए उसने न जाने क्या क्या किया था और अंत में उसे उसकी निधि मिल ही गई थी। अधीर भी उसी राह पर चल रहा था। अब देखना यह है कि वो कैसे अपनी सनम को हासिल करता है। अक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोला, छीन लो, अपने पास रख लो, पर कभी भी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत होने देना। दुनिया भर के क्राइम करो क्योंकि क्राइम ही हमारा काम है, पर कभी भी किसी भी लड़की के साथ ना तो गलत करना और ना गलत होने देना। यही हम माफियाओं का उसूल है। अधीर ने कहा, सनम मेरे लिए क्या है ये मैं ही जानता हूँ। न जाने कब से मुझे उसकी तलाश थी जो अब जाकर पूरी हुई है। उसे तो मैं हासिल करके रहूंगा जिद और जुनून से, और ना मानी तो उठाकर ले जाऊंगा और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मुझे बचपन से आपने यही सिखाया है फादर बॉस। अक्ष ने कहा, अधीर मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और दूसरी बात, तुम निधि से मिलने जा रहे हो क्योंकि वो माइकल की वजह से डेविल मैंशन नहीं आएगी, लेकिन वो तुमसे मिलने को बेताब है। पिछले 1 हफ्ते से उसने तुम्हें नहीं देखा है और उसकी परेशानी मैं देख नहीं सकता। अधीर ने कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे फादर बॉस? आई कांट सी अभिनव। अक्ष ने कहा, उसने कुछ नहीं किया था। वो 1 महीने से कम उम्र का बच्चा था जब कबीर ने मेरी निधि को किडनैप किया था। अधीर ने कहा, उसके बाप ने मेरी मां के साथ गलत करना चाहा और उसके बड़े बाप ने मेरी बुआ को मार डाला। ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? आप ही बताओ। अभिनव के अंदर उनका ही खून दौड़ रहा है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अक्ष ने कहा, कब, क्या और कैसी मजबूरी आ पड़े और तुम्हें उसे ना चाहते हुए भी अपनाना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी सब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे वो करो। इतना कहकर अक्ष वापस पूरे शहर को देखने लगा। अधीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही अक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, ये दुनिया बहुत छोटी और उतनी ही गोल है अधीर। हम नहीं जानते कब कैसी सिचुएशन खड़ी हो जाए हमारे सामने। जिस इंसान से तुम इतनी नफरत करते हो कल तुम्हारा कोई अपना उसका अपना बन गया तो तुम क्या करोगे? तब तो तुम्हें उसे अपनाना ही पड़ेगा। खैर मुझे पता है अभी तुम कहाँ जा रहे हो। अधीर गुस्से से बिल्डिंग के बाहर निकल आया। उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी पर अब उसे यहाँ से जाना था और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद बीस्ट हेवन का गेट फिर से खुल गया। एक साथ कई गाड़ियां लाइन से अंदर प्रवेश हो गई। बंगलो के अंदर जाकर वो रुक गई। अधीर गुस्से से बाहर निकल आया और बंगले को देखने लगा। उसे देखकर नौकर अंदर भागा और सीधा किचन में जाकर बोला, मैडम बॉस, वो अधीर बॉस आए हैं। नौकर की बात सुनकर निधि चौंक गई और बेला की तरफ हैरानी से देखने लगी। अचानक दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निधि बिना रुके तेजी से किचन से बाहर निकल गई। अधीर गुस्से से बंगलो के अंदर घुस आया। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। वो आगे बढ़ते जा रहा था तभी उसके सामने जीविका आ गई और उसे देखकर खुशी से बोली, अधीर
अधीर वहीं रुक गया और बिना जीविका की तरफ देखे खड़ा हो गया। जीविका उसके पास आई और बोली, अधीर तुम्हें पता भी है तुम्हें पूरे 1 हफ्ते बाद देख रही हूँ, ऐसा कौन करता है अपनी बहन के साथ, बताओ। अधीर ने अपनी तेज नजरों से जीविका की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, अधीर सिंह राजपूत। जीविका ने कहा, उफ, तुमसे ऐसी जवाब की उम्मीद थी। अधीर गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ही अधीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। अपनी माँ की आवाज सुनकर अधीर को दुनिया जहां का सुकून मिल रहा था। निधि अधीर की तरफ बढ़ने लगी और प्यार से बोली, मेरा गो, सॉरी मेरा अधीर। निधि उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसे निश्चल प्रेम से देखने लगी। अधीर ने अपनी आंखें खोली और निधि को देखने लगा। अधीर ने आओ देखा ना था सीधा निधि के चेहरे को थाम लिया और परेशान होकर बोला, आपकी तबीयत फिर से बिगड़ी ना, आपका बीपी हाई हुआ था ना, आपको क्या लगता है आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या। अधीर नाम है मेरा, जो आपकी तबीयत खराब होने का जिम्मेदार है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निधि ने अधीर का हाथ थामकर प्यार से कहा, बेटा शांत रहा करो, तुम और तुम्हारे पिता आखिर हो तो इंसानी, गुस्से में तो तुम अक्ष से भी आगे निकल जाते हो। अधीर बिना किसी भाव के उसे घूरता रहा, फिर अचानक उसे कसकर गले लगा लिया और दमदार आवाज में बोला, आप मेरी कमजोरी मत बनिए, आपको देखकर मैं अपनी बेदर्दी भूल जाता हूँ जो मेरा काम है। निधि ने उसकी पीठ सहलाई और मुस्कुराई, मैं सिर्फ अक्ष की कमजोरी और ताकत हूँ, अब तुम्हारी बारी है, देखना तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी आएगी जिसके बिना तुम रह नहीं सकोगे। हमारे खून की फितरत ही ऐसी है, दुनिया भर के गुनाह करो पर अपनी औरत को तकलीफ न दो। अधीर जुनूनी आवाज में गुर्राया। अधीर सिंह राजपूत को नचाने वाली पैदा नहीं हुई, पर मन ही मन बोला, और जो पैदा हुई है उसे तो मैं हर हाल में अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा, आराम से या तूफान मचाकर। कुछ देर बाद अधीर हॉल में सोफे पर रॉब से बैठा था, तभी उसकी बाज जैसी नजर अधीक्षा पर पड़ी जो अभी अभी गार्डन से रोती हुई आई थी। कहाँ थी तुम और ये रोकर क्यों आई हो? वो सीधे अपनी बहन के सामने जा खड़ा हो गया। अधीक्षा अंदर ही अंदर डर गई, उसे अभिनव और अपने राज के खुलने का डर था, पर सहमते हुए वो झूठ बोली, भैया आंखों में कुछ चला गया था। अधीर ने अपनी तेज तर्रार नजरों से उसे घूरा और खतरनाक लहजे में चेतावनी दी, यही बात है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू किसी और वजह से आए हैं तो उस वजह को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इतना कहकर अधीर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही सबने चैन की सांस ली। निधि अधीक्षा की बेचैनी समझ रही थी, पर माहौल हल्का करने के लिए वो बेला के साथ डिनर की तैयारी में लग गई। इधर अक्षता भी मौका पाकर चुपचाप अपने कमरे में खिसक गई। दूसरी तरफ सनम के घर में माहौल बिल्कुल अलग और भारी था। करण और कविता के बीच सनम के भविष्य को लेकर तीखी बहस हो रही थी। कविता डर के मारे कांप रही थी और इस बात पर अड़ी थी कि सनम को चेन्नई से दूर ले जाना होगा। करण, तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा राक्षस है, मैं अपनी बच्ची को इस आग में नहीं झोंक सकती। कविता की आवाज में दहशत थी। करण उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कविता की आंखों में 26 साल पुराना वो खौफ साफ दिख रहा था जिसे वो कभी भुला नहीं पाई थी। सनम अपने कमरे में ये सब सुन रही थी। उसका दिल अपने सपनों और मां के डर के बीच पिस रहा था। घबराहट जब हद से बढ़ी तो वो खामोशी से घर से निकली और अकेडमी के पीछे हिस्से में बने उस पुराने हॉल में चली गई जहां वो अक्सर अकेले में प्रैक्टिस किया करती थी। वहीं रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। अधीर अपनी गाड़ी में चेन्नई की सड़कों पर बेमकसद घूम रहा था। वो उसी पुरानी इमारत के पास पहुंचा जहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। अधीर गाड़ी से उतरा और अपनी नशीली आंखों से उस हॉल की तरफ देखने लगा। सन्नाटे को चीरती हुई सनम की घुंघरुओं की आवाज हवा में गूंज रही थी। वो हॉल के अंदर अपनी पूरी ताकत से नाच रही थी। अधीर के कदम खुद ब खुद उस आवाज की ओर खींचने लगे। वो एक साई की तरह हॉल के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और मंत्रमुग्ध होकर सनम को देखने लगा। उसे लगा जैसे बरसों की बेकरारी को आज करार मिल गया हो। लेकिन तभी अचानक बाहर झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। अंधेरे में छिपे कुछ अनजान हमलावरों ने अधीर को अकेला पाकर उस पर निशाना साधा। जैसे ही एक हमलावर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, हॉल के अंदर सनम ने एक जोरदार आवाज से अपने पैरों को जमीन पर पटका। उस तीखी झनकार ने हमलावर का ध्यान पल भर के लिए भटका दिया और उसकी गोली अधीर के कंधों को छूती हुई निकल गई। अधीर ने बिजली की फुर्ती से अपनी गन निकाली। कंधे के दर्द ने उसके भीतर के डेविल को जगा दिया था। उसने बिना समय गवाए अंधेरे में गोलियां बरसा दी। हमलावर तितर बितर हो गए, लेकिन अधीर की नजरें अभी हॉल की उस खिड़की पर जमी थी जहां से सनम ने बाहर झांका था। धुंधली रोशनी में दोनों की आंखें फिर टकराईं। सनम का दिल डूबने लगा। उसे वही कल रात वाला डरावना पर रूहानी एहसास हुआ। अधीर ने घायल कंधे की परवाह किए बिना अपना कोट ठीक किया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मेरा चांद आ गया है, अब मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो हल्की सी खरोच है, घर पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फालतू में मैं परेशान होंगी। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन का बड़ा सा गेट खुला और लगातार 3 गाड़ियां लाइन से अंदर चली आईं। बंगलों के सामने जाकर वो रुक गई। गार्ड्स बाहर से झुकाकर खड़े थे। उनके बिग बॉस जो आए थे। अक्ष बड़ी स्टाइल से गाड़ी से बाहर निकल आया और सिगरेट के कश लेते हुए बंगलों के अंदर चला गया। उसके साथ साथ विराट भी अंदर चला आया। अक्ष अंदर आया और उसकी नजर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी निधि पर पड़ी जो बेला से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। अक्ष नशे से उसको देखते हुए अपने रूम में चला गया और विराट अपने रूम में चला गया। निधि ने तिरछी नजरों से अक्ष को ऊपर जाते हुए देखा और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अक्ष की तरफ खामोशी से देख रहे थे जो काफी सीरियस लग रहा था। उसे देखकर विहान की हवा टाइट हो गई थी। पता नहीं आज अक्ष किस पर बम ब्लास्ट करने वाला था। निधि अक्ष को घूरते हुए बोली, मिस्टर राजपूत अब क्या हुआ है, इतने सीरियस क्यों हैं आप? अक्ष ने निधि की तरफ देखा और पूछा, अधीर कहाँ है? निधि बोली, उसका मन लगता कहाँ है, एक जगह कुछ देर पहले ही कहीं निकल गया, आता ही होगा। अक्ष ने एक नजर अभिनव को देखा जो बिना किसी भाव से वहीं बैठा हुआ था। अक्ष ने गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोला, अभिनव तुम्हें इस तरह से बैठने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सबको तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी और अधीर की आपस में नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी घर वालों से तुम दूरियां बना लो। बीस्ट हेवन में जाना और अपने खुद के घर में रहना तुम्हारा निजी फैसला है, जिसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कल को तुम्हें भी अपना घर बसाना है। इतना कहकर अक्ष ने एक नजर अधीक्षा को देखा जो नजरें झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। अक्ष ने दोबारा अभिनव की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी कंपनी का बिजनेस इंडिया में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और अब तुम्हें अपनी सीईओ पोस्ट इंडिया में संभाल लेनी चाहिए। अभिनव ने अधीक्षा की तरफ देखा, फिर अक्ष की तरफ देखकर बोला, आप सही कह रहे हैं मिस्टर राजपूत, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं और आपको तो सब पता ही है, अब बस जो मेरा मेन मकसद है उसे भी पूरा कर लो।